महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में जो उतार चढ़ाव होते हैं, अर्थतंत्र में जो आर्थिक अस्थिरता का सर्जन होता है, कभी कभार तेजी तो कभी कभार मंदी, कभी गिरावट होती है तो कभी सुधार होता है। इस व्यापार चक्र से या इस आर्थिक परिवर्तन से बाहर निकालने का रास्ता देश की मध्यस्थ बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की सहायता से करती है। दोस्तों, मौद्रिक नीति का निर्माण सरकार और देश की मध्यस्थ बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो करती है। वैसे देखा जाए तो मौद्रिक नीति के जो भी साधन हैं उन सभी साधनों को सक्रिय करना, उन साधनों का समय समय पर उपयोग करते हुए अर्थतंत्र को तेजी मंदी से यानी कि आर्थिक अस्थिरता से मुक्त करने की जिम्मेदारी मौद्रिक नीति की है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग। अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग का संचालन और नियंत्रण करने संबंधित नीति अर्थात मौद्रिक नीति। डेफिनेशन ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें दो शब्द सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और फोकस किए गए हैं। सबसे पहला है मुद्रा की मांग और दूसरा है मुद्रा की पूर्ति। यदि अर्थतंत्र में मुद्रा की जितनी जरूरत होती है, मुद्रा की जितनी मांग होती है, यदि उसके सामने उतनी पूर्ति नहीं रही तो भी प्रॉब्लम्स है, और जितनी पूर्ति होती है यदि उसके सामने उसकी मांग उतनी ना हो तो भी प्रॉब्लम्स है। यानी कि अर्थतंत्र को यदि आर्थिक स्थिरता के साथ आगे बढ़ाना हो विकास की प्रक्रिया में, तो बहुत जरूरी बन जाता है कि अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के मध्य संतुलन बना रहे, और ये संतुलन बनाए रखने का कार्य जो नीति कर रही है वो है मौद्रिक नीति। दोस्तों, जब अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग अधिक हो जाए और मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाए, या मुद्रा की मांग कम होकर मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है, या मुद्रा की मांग ज्यादा होकर मुद्रा की पूर्ति कम हो जाए, तो वो आर्थिक अस्थिरता का सर्जन करती है, जिससे अर्थतंत्र में दो मुख्य परिणाम बाहर निकलते हैं। यदि अर्थतंत्र में मुद्रा की जरूरत ज्यादा है, मतलब मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, पैसा ही नहीं है, तो वो स्थिति मंदीजन्य स्थिति का निर्माण करेगा। और वही अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा हो और उसकी मांग कम हो, तो वो स्थिति तेजी जैसी स्थिति होती है। अब आप कहोगे कि सर अर्थतंत्र में यदि तेजी आती है तो सबके लिए फायदेमंद है, लेकिन नहीं। अर्थतंत्र में तेजी के भी कुछ दुष्प्रभाव सामने आते हैं, जबकि मंदी के तो दुष्प्रभाव है ही है। तेजी के दुष्प्रभाव में सबसे अहम और मुख्य पहला दुष्प्रभाव जो है वो वस्तुओं की कीमत बढ़ती है। अर्थतंत्र में तेजी तो आएगी, लेकिन तेजी सभी जनता के लिए नहीं हो सकती। अर्थतंत्र के जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग जो है, जैसे भारत में वर्तमान समय में 17% गरीबी का प्रमाण है, तो 17% लोगों का जीवन स्तर प्रभावित होगा। 140 करोड़ में से 17% आप निकालिए तो कई सारे करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित होता है तेजी के कारण। और इसीलिए आरबीआई के द्वारा ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि तेजी और मंदी का लाभ समान रूप से सभी वर्गों को मिले, और इसीलिए ही अर्थतंत्र को स्थिरता लाने के लिए, अस्थिरता से मुक्त करने के लिए मौद्रिक नीति की सहायता ली जाती है। तो दोस्तों, मौद्रिक नीति का अर्थ एकदम सरल है। अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति का संचालन और नियंत्रण करने संबंधित नीति अर्थात मौद्रिक नीति। इसकी सैद्धांतिक परिभाषा भी दी गई है। सैद्धांतिक परिभाषा के रूप में अगर हम ले तो ले सकते हैं मौद्रिक सत्ता के द्वारा उठाए गए ऐसे सचोट कदम कि जो मुद्रा का भंडार जो आरबीआई के पास होता है, मुद्रा की उपलब्धि जो आरबीआई प्लस आम जनता के पास होती है, और मुद्रा का खर्च जो आम जनता करती है, इसमें परिवर्तन लाकर मुद्रा के भंडार को स्थिर कर देना है। यदि मुद्रा का भंडार स्थिर हुआ तो अर्थतंत्र में स्थिरता दिखाई देगी, और अर्थतंत्र में यदि स्थिरता दिखाई देगी तो अर्थतंत्र में तेजी और मंदी के चक्र से अर्थतंत्र मुक्त हो जाएगा, और अर्थतंत्र स्थिरता के साथ विकास की ओर गति करेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है यदि लोग अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं तो उनके खर्च में नियंत्रण लाओ। उनके खर्च में नियंत्रण कब आएगा? जब आरबीआई के द्वारा रुपयों का फ्लो, रुपयों का जो प्रवाह है उसे नियंत्रण में कर दिया जाए, क्योंकि रुपया आम जनता नहीं छाप सकती, वो आरबीआई ही छापती है। यदि लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है, तो जहां से आ रहा है उसके ऊपर उस सोर्स पे नियंत्रण लगा, उस सोर्स पे नियंत्रण लगाने का काम है आरबीआई का। यदि आरबीआई ये कार्य कर दे तो आम जनता के पास पैसा कम आएगा, पैसा कम आया तो खर्च ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। या अगर ऐसा नहीं कर सकती तो आरबीआई बैंकों में ब्याज की दर को बढ़ा देती है। अब बैंकों में ब्याज की दर बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर प्राप्त करने के लिए खर्च करने के बजाय बैंकों में डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे, तो भी लोगों के खर्च में परिवर्तन आएगा। और ऐसा करते हुए आरबीआई मात्र और मात्र इतना
अस्थिरता से मुक्त हो, अर्थतंत्र में तेजी मंदी का सर्जन ना हो और अर्थतंत्र गतिशील रहे और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़े। तो दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं इसकी परिभाषा। मौद्रिक सत्ता के द्वारा, मौद्रिक सत्ता यानी कि देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक सत्ता के द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम कि जो अर्थतंत्र में मुद्रा का भंडार, मुद्रा की उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए, और वो जिस नीति के द्वारा लाए जाते हैं उसे ही मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों मौद्रिक नीति मात्र और मात्र अर्थतंत्र को अस्थिरता से मुक्त कराने के लिए ही बनाई गई है, जिसे इंग्लिश में हम मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से ही जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं मौद्रिक नीति के साधन। मौद्रिक नीति के मुख्य दो साधन हैं। सबसे पहला साधन है मौद्रिक नीति का परिमाणात्मक साधन, और दूसरा साधन जो है वो है मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन। मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक साधन में टोटल 7 साधन बताए गए, जिसमें सबसे पहला साधन है बैंक दर, बैंक रेट जिसे कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि बैंक दर यानी कि क्या? तो आसान से इसका अर्थ है दोस्तों, उसे आपको समझना है। जब कभी भी व्यापारिक बैंक के पास मुद्रा की आवश्यकता निर्माण होती है, तब व्यापारिक बैंक दीर्घ समय के लिए यानी कि 5 साल या 5 साल के अधिक समय के लिए आरबीआई से लोन लेती है, क्योंकि रुपया आरबीआई ही छापता है। तो व्यापारिक बैंक में मुद्रा नहीं है, इसलिए व्यापारिक बैंक लोन के लिए किसके पास गई? देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस दर से दीर्घकालीन ऋण व्यापारिक बैंकों को दे रही है, वो दर यानी कि बैंक दर। बैंक दर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तेजी मंदी को नियंत्रित करने में। अब यदि आरबीआई के द्वारा बैंक दर ऊंचा रख दिया जाए, बैंक दर ऊंचा होने के कारण ब्याज की दर ऊंची हो जाएगी। ब्याज की दर यदि ऊंची हुई तो व्यापारिक बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेगा, और आरबीआई से लोन नहीं लेता है या अगर किसी परिस्थिति में ले ही लेता है तो व्यापारिक बैंक को भी लोन महंगा मिलेगा। तो व्यापारिक बैंक भी अपनी ब्याज की दर जो है वो बढ़ाएगी, और व्यापारिक बैंक यदि ब्याज की दर बढ़ाई तो लोग व्यापारिक बैंकों से ऋण कम पैमाने पर लेंगे, यानी कि अर्थतंत्र तेजी से मंदी की तरफ चला जाएगा। तो जब भी अर्थतंत्र में आरबीआई के द्वारा बैंक दर बढ़ाया जाता है तो याद रखिएगा वो परिस्थिति तेजी की होगी तो ही बैंक दर बढ़ेगा, और इसके विपरीत परिस्थिति में यानी कि जब मंदी रहती है तो आरबीआई के द्वारा बैंक दर घटाया जाता है। बैंक दर घटने के कारण ब्याज की दर सस्ती होती है, जिससे व्यापारिक बैंक आरबीआई से ज्यादा लोन लेती है। व्यापारिक बैंकों को सस्ता ऋण मिल रहा है आरबीआई से, तो वो पब्लिक को भी सस्ते ब्याज की दर पर ऋण देगी। तो मंदी के समय में वैसे लोगों के पास पैसे नहीं है, तो पैसे के लिए वो कहां जाएंगे? बैंक के पास सस्ता ऋण मिल रहा है, वहां से वो ज्यादा पैसा लेकर आएंगे और अर्थतंत्र को मंदी से तेजी की तरफ जाने में गति मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों बैंक दर आरबीआई के द्वारा लिया जाता है व्यापारिक बैंकों से, जो दीर्घ समय का लोन यानी कि 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लिए व्यापारिक बैंक यदि आरबीआई से लोन ले रही है तो वो जिस ब्याज की दर पर आरबीआई देती है लोन, उस ब्याज की दर को बैंक दर कहा जाता है। दोस्तों अर्थतंत्र में सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति का निर्माण हो जाता है। यदि आरबीआई बैंक दर बहुत ज्यादा ऊंचा रख दे तो उसे महंगी मौद्रिक नीति के नाम से कहेंगे, जबकि आरबीआई बहुत कम बैंक दर रखती है तो उसे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर आपको एक छोटा सा तालिका हाईलाइट करना होगा, उसमें अलग अलग वर्षों में बैंक दर का प्रमाण आप देख सकते हो। कुछ वर्ष में बैंक दर का प्रमाण अधिक है तो कुछ वर्ष में बैंक दर का प्रमाण कम है। जहां बैंक दर का प्रमाण नीचा दिखाई दे रहा है, आपको समझ लेना चाहिए वो स्थिति, उस समय की स्थिति मंदी जैसी थी, इसलिए बैंक दर नीचा है। और जहां बैंक दर का प्रमाण ऊंचा दिखाई दे रहा हो, वो स्थिति तेजी की स्थिति होती है। तेजी से मंदी की तरफ ले जाना हो तो बैंक दर ऊंचा रखना है, और मंदी से तेजी की तरफ बढ़ना है तो बैंक दर नीचा रखना है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि हमें तेजी से मंदी में भी नहीं जाना है और मंदी से डायरेक्टली तेजी भी नहीं जाना है। जैसे ये स्थिति मंदी है और ये स्थिति तेजी है, तो दोनों में से हमें ये बीच वाला रास्ता पसंद करना है जो आर्थिक स्थिरता का रास्ता है। तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जो है वो आरबीआई के द्वारा वसूला जाता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट जो है वो व्यापारिक बैंक के द्वारा वसूला जाता है। जब किसी व्यापारिक बैंक में मुद्रा की कमी हो जाए तो व्यापारिक बैंक अल्प समय के लिए, अति अल्प समय के लिए यानी कि 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए यदि आरबीआई के पास जाकर लोन लेती है
अल्प समय के लिए। याद रखिएगा, बैंक दर में दीर्घ समय का लोन लेती थी, अब रेपो रेट यानी कि अल्प समय के लिए व्यापारिक बैंक 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आरबीआई से लोन लेती है, और आरबीआई जिस ब्याज की दर पर वो ऋण देगी उसे हम रेपो रेट कहेंगे। वही रेपो रेट का उल्टा कर दीजिए तो रिवर्स रेपो रेट बनता है। जब आरबीआई के पास नगद मुद्रा की कमी हो जाए तो आरबीआई अति अल्प समय के लिए यानी कि 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए यदि व्यापारिक बैंक से ऋण लेती है तो व्यापारिक बैंक जिस ब्याज की दर पर आरबीआई को ऋण देती है उस दर को हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक से व्यापारिक बैंक मुनाफा कमाती है उसी तरह से व्यापारिक बैंकों से देश की आरबीआई मुनाफा कमाती है। अब परिस्थिति अगर अर्थतंत्र में तेजी और मंदी की हो तो तेजी में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट बढ़ाया जाएगा, और मंदी है तो मंदी में रेपो रेट घटाया जाएगा। रेपो रेट बढ़ेगा तेजी में तो व्यापारिक बैंकों के लिए ऋण महंगा होगा, ऋण महंगा होगा तो वो भी ब्याज की दर ज्यादा रखेंगे पब्लिक के लिए, और व्यापारिक बैंक अगर ब्याज की दर ज्यादा रखती है तो पब्लिक बैंकों में से ऋण कम उठाएगी, और कम उठाती है तो अर्थतंत्र में रुपया कम घूमेगा, जिससे अर्थतंत्र तेजी से मंदी की तरफ जाएगा। और वही दोस्तों, यदि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट घटा दिया गया हो तो समझना है वो स्थिति मंदी की होगी, क्योंकि रेपो रेट घटते ही ऋण जो है वो सस्ता हो जाएगा व्यापारिक बैंकों के लिए। व्यापारिक बैंकों से आम जनता जब ऋण उठाएगी तो उनके लिए भी वो सस्ता हो जाएगा, तो ज्यादा मुद्रा ऋण के रूप में ले जाएंगे, और जब ज्यादा रुपया आरबीआई के पास से व्यापारिक बैंक के पास और व्यापारिक बैंक के पास से आम जनता के पास आएगा तो आम जनता उस रुपयों को अर्थतंत्र में घुमाकर अर्थतंत्र में लोगों को रोजगार देगी, उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा, तो जिससे मंदी की स्थिति जो है वो तेजी की स्थिति की तरफ बढ़ती जाएगी। यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें अर्थतंत्र में ना मंदी में रहना है और ना ही तेजी में, क्योंकि दोनों के दुष्प्रभाव है, और इसीलिए हमें आर्थिक स्थिरता का रास्ता पसंद करना है। ये पॉइंट नंबर 2, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट कौन वसूलता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किससे वसूलती है? व्यापारिक बैंक से। वही रिवर्स रेपो रेट जो है वो कौन वसूलेगा? व्यापारिक बैंक। किससे वसूलेगा? तो देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वसूलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला पॉइंट, संकट के समय स्थिरता लाने के लिए। जब आपातकालीन स्थिति का सर्जन हो जाता है तब व्यापारिक बैंक आरबीआई से लोन लेती है, लेकिन यहाँ लोन लेने का तरीका थोड़ा अलग है। व्यापारिक बैंक के पास रहे गए सरकारी दस्तावेजों को आरबीआई के हाथ में गिरवी रखकर, अभी तक बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में कहीं पे भी कोई भी दस्तावेज गिरवी नहीं रखा गया, लेकिन अब आपातकालीन स्थिति में यानी कि संकट के समय में स्थिरता लाना हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी लानी हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि व्यापारिक बैंक के पास जो भी सरकारी दस्तावेज है उन दस्तावेजों को जमानत के तौर पर गिरवी रखेगी आरबीआई के पास और बदले में ऋण ले लेती है, उसे हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होती है। तो व्यापारिक बैंक क्या गिरवी रखेगी? सरकारी दस्तावेज। किसके पास गिरवी रखेगी? आरबीआई के पास, और आरबीआई उन्हें पैसा दे देती है, और वो भी तेजी और मंदी से मुक्त करने के लिए ही या आर्थिक स्थिरता का सर्जन करने के लिए ही किया। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक साधन, अर्थात जो समस्त अर्थतंत्र को, सभी क्षेत्रों को एक जैसे प्रभावित करें, ऐसे साधनों को हम मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक साधन कहते हैं, जिसमें अभी हमें देखना है साधन नंबर 4 CRR, कैश रिजर्व रेशो, यानी कि नगद रक्षित कोष का प्रमाण। दोस्तों CRR अर्थात व्यापारिक बैंकों में आई हुई प्राथमिक जमा राशि का 3% से 15% के मध्य आरबीआई के हाथ में डिपॉजिट करना पड़ता है, उसे CRR यानी कि नगद रक्षित कोष का प्रमाण कहते हैं। नगद रक्षित कोष की सबसे बड़ी भूमिका अर्थतंत्र में व्यापारिक बैंकों के द्वारा किए जाने वाले शाख सर्जन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना है, क्योंकि शाख सर्जन की प्रवृत्ति यदि नियंत्रित हो गई तो अर्थतंत्र में अस्थिरता से मुक्ति पाते हुए अर्थतंत्र स्थिरता की ओर आगे बढ़ेगा, यानी कि अर्थतंत्र में तेजी और मंदी का तत्व दिखेगा नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम CRR को तेजी में रखकर देखते हैं। यदि तेजी का समय चल रहा हो तो CRR का प्रमाण बढ़ा दिया जाएगा। CRR का प्रमाण बढ़ाने से शाख सर्जन घटेगा,
जिससे अर्थतंत्र तेजी से मंदी की तरफ गति करेगा। वहीं जब अर्थतंत्र में मंदी जैसी स्थिति चलेगी तो सीआरआर का प्रमाण घटा दिया जाता है। सीआरआर का प्रमाण घटाते ही शाख सर्जन अधिक से अधिक होगा। शाख सर्जन जितना अधिक होगा उतना ही लोगों के पास रुपया अधिक पहुंचेगा, जिससे अर्थतंत्र मंदी से तेजी की ओर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अर्थतंत्र को मुक्त करने के लिए, अस्थिरता से मुक्त करने के लिए अर्थतंत्र में आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का ये चौथा साधन जो सीआरआर यानी कि नगद रक्षित कोष कैश रिजर्व रेशियो को एक्टिव करते हुए हमें अर्थतंत्र को मुक्त करना होता है तेजी और मंदी के चक्र से। दोस्तों, सीआरआर का दर 3% से लेकर 15% के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में है अगला वाला टॉपिक, 5वां पॉइंट, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी मौद्रिक नीति का परिमाणात्मक साधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वाला साधन है। किसी भी व्यापारिक बैंक के पास जो भी प्राथमिक जमा राशि आती है उस जमा राशि का सीआरआर के अतिरिक्त, सीआरआर तो आरबीआई के हाथ में रखना ही है, लेकिन सीआरआर के अतिरिक्त एसएलआर के रूप में 25% तक का, जरूरी नहीं कि वो 25% ही हो, लेकिन मैक्सिमम 25% तक का या तो नगद या तो गोल्ड या तो सरकारी दस्तावेज के रूप में आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है। उसे एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का प्रमाण जितना ऊंचा रहेगा उतना ही अर्थतंत्र में रुपयों का प्रवाह घटेगा, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का प्रवाह जितना नीचा रहेगा, उसका प्रमाण जितना नीचा रहेगा उतना ही अर्थतंत्र में रुपयों का प्रवाह ऊंचा रहेगा। अर्थतंत्र में जब भी तेजी दिखाई देगी तो तेजी में एसएलआर का प्रमाण बढ़ा दिया जाता है, जबकि मंदी की स्थिति में एसएलआर का प्रमाण घटाते हैं। जिस तरह से सीआरआर का संबंध था तेजी मंदी के साथ, उसी तरह से एसएलआर का भी संबंध है। छठा परिमाणात्मक साधन है खुले बाजार की क्रिया, जिसे ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। सरकारी दस्तावेज या कोई भी जामीनगिरी जो मध्यस्थ बैंक के पास यानी कि आरबीआई के पास है, आरबीआई उसे अर्थतंत्र में मुक्त रूप से बेचने का या खरीदने का कार्य करती है, जिसके कारण अर्थतंत्र में जो अस्थिरता का सर्जन हुआ है उसमें से अर्थतंत्र मुक्त होकर अर्थतंत्र स्थिरता के साथ विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। अब थोड़ा सा समझना है, यदि अर्थतंत्र में तेजी हो, यदि अर्थतंत्र में तेजी दिखाई दी तो तेजी है इसका मतलब लोगों के पास रुपया ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो सरकार के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा। सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई यदि बेचती है तो पब्लिक खरीदेगी, पब्लिक खरीदती है तो पब्लिक के पास से पैसा जाएगा आरबीआई के पास में, यानी कि पब्लिक के पास पैसा कम रहेगा। रुपया कम रहने के कारण अर्थतंत्र तेजी से नीचे गिरेगा यानी कि मंदी की ओर, और जब मंदी रहता है तब आरबीआई ने जो सरकारी दस्तावेज आम जनता को बेचे थे उन्हें फिर से खरीदती है, और रकम जो है वो आरबीआई के हाथ से पब्लिक के पास चली जाती है, यानी कि अर्थतंत्र मंदी से तेजी की तरफ प्रवाहित होता है। तो इस तरह से अर्थतंत्र को तेजी मंदी से मुक्त करने के लिए आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का खुले बाजार में लोगों के पास या तो खरीदा जाता है या तो लोगों के पास से बेचा जाता है। आरबीआई बेचेगा तो पब्लिक खरीदेगी, और आरबीआई खरीदता है तो पब्लिक बेचती है। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है। ये परिमाणात्मक साधन का छठा पॉइंट। और सातवां पॉइंट है स्टेरिलाइजेशन की नीति। जब देश में विदेशी मुद्रा का भंडार आता है या विदेशी मुद्रा देश के बाहर जाती है तो ऐसे समय में आरबीआई के पास रहा हुआ विदेशी मुद्रा का कोष या विदेशी मुद्रा का भंडार घटने की या बढ़ने की संभावना रहती है, किंतु नियमों के अनुसार आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा का एक निश्चित लेवल तक ही भंडार होना चाहिए। यदि सरकारी दस्तावेजों के द्वारा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ने की संभावना दिख रही हो तो आरबीआई सरकारी दस्तावेजों को खरीदना शुरू करेगी। जैसे ही सरकारी दस्तावेजों को खरीदती है वैसे ही विदेशी मुद्रा का भंडार घटता जाएगा, यानी कि एक निश्चित लेवल तक आएगा। और उसी तरह से यदि सरकारी दस्तावेजों को बेचने का काम करती है तो विदेशी मुद्रा आरबीआई के पास अधिक से अधिक आएगी, जिससे आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा के भंडार को मेंटेन करने का काम करता है। ये जिसके द्वारा कर रहा है उसे ही स्टेरिलाइजेशन की नीति के नाम से जानते हैं।
सरकारी मापदंडों के अनुसार एक निश्चित लेवल तक ही विदेशी मुद्रा का भंडार आरबीआई के पास होना चाहिए। उससे यदि ज़्यादा हो रहा है तो सरकारी दस्तावेजों को मार्केट से खरीदती है, और उससे अगर कम हो रहा है तो उनके पास रहे हुए सरकारी दस्तावेजों को मार्केट में बेचकर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करती है। तो ये 7 जो साधन थे दोस्तों, ये मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक साधन थे। अब बढ़ते हैं गुणात्मक साधनों की ओर। गुणात्मक साधन अर्थात अर्थतंत्र के लिए तर्कपूर्वक उपयोग किए गए साधन, यानी कि ऐसे साधन की जो अर्थतंत्र के क्षेत्रों को एक जैसा प्रभावित नहीं करते बल्कि अलग अलग प्रभावित करते हैं। जिसमें पहला साधन है सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा साधन है मार्जिन की आवश्यकता, तीसरा साधन है ऋण की अधिकतम सीमा, और चौथा साधन है भेदपार की ब्याज की दर, यानी कि भेदभाव युक्त ब्याज की दर। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला गुणात्मक साधन सुरक्षा की आवश्यकता। जब व्यापारिक बैंकों के द्वारा आम जनता को ऋण दिया जाता है तो ऋण वापस आए या न आए इसकी कोई निश्चितता नहीं होती। इसलिए आरबीआई प्रत्येक व्यापारिक बैंकों को ग्राहकों से यानी कि व्यक्तियों से सुरक्षा के रूप में कुछ जमानत देने के लिए कहती है। जैसे आपने अगर लोन लिया होगा व्यापारिक बैंक से तो आपको पता होगा आपको कुछ ना कुछ बैंक में पहले गिरवी रखने पड़ते हैं और बाद में ही आपको बैंक ऋण प्रदान करती है। लेकिन ये सुरक्षा के लिए है। अगर आप ऋण लेकर कहीं चले गए, ऋण वापस नहीं कर पाए, तो आपके द्वारा रखी हुई संपत्ति, जो गिरवी संपत्ति आप बैंक में रखते हो, बैंक उस संपत्ति को नीलाम करके यानी कि बेचकर अपनी ऋण की रकम प्राप्त कर लेती है। दोस्तों इसमें भी हमें याद रखना है कि ये सुरक्षा के लिए जो गारंटी लिखवाई जाती है या जो संपत्ति हम लोग बैंक में जमा करते हैं जमानत के रूप में, वो प्रत्येक अलग अलग वर्ग से अलग अलग होती है। जैसे किसानों के पास से नहीवत गारंटी ली जाती है क्योंकि पता है बैंक को कि किसान जमीन को छोड़कर कहीं भागेगा नहीं, जमीन को लेकर वो कहीं नहीं भाग सकता, जमीन जहाँ है वही रहेगी। वही उद्योग चलाने वाले कभी भी अपना उद्योग एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, इसलिए उनके पास से सुरक्षा की आवश्यकता में संपत्ति को अधिक प्रमाण में रखवाया जाता है जमानत के रूप में। सेवा करने वाले यानी कि सेवा क्षेत्र के साथ संलग्न व्यक्ति होंगे तो उनके पास से भी सुरक्षा के रूप में ज्यादा संपत्ति को गिरवी के रूप में या जमानत के रूप में रखा जाता है। तो ये पहला गुणात्मक साधन। दूसरा है मार्जिन की आवश्यकता। सुरक्षा के लिए जो जमानत ली जाती है उतनी संपत्ति में से पूर्णतः 100% संपत्ति का ऋण नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ प्रतिशत मार्जिन निकालकर बाकी लोन होता है यानी कि ऋण दिया जाता है। जैसे कि अगर आप होम लोन लेते हो तो घर की कीमत यदि 10 लाख है तो उसका 65% जितना ही लोन मिलेगा, यानी कि 6.5 लाख का लोन आप ले सकते हो। बाकी आपको अतिरिक्त दूसरी जगह से मुद्रा की व्यवस्था करनी होगी। तो ये क्यों उतना मार्जिन रख रही है? 35% मार्जिन क्यों रखा गया? जमीन पर 10% मार्जिन रखते हैं, वही घरों पर 35% मार्जिन रखी जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अर्थतंत्र में जो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी तेजी कभी मंदी, तो उस आधार पे संपत्ति की कीमत भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, यानी कि घट या बढ़ सकती है। और अगर संपत्ति की कीमत घटी तो बैंक अपना कर्जा कहाँ से वसूलेगी? तो इसके लिए वो वस्तुओं की या संपत्ति की जो कीमत होती है, एक्चुअल कीमत, उस कीमत का कुछ प्रतिशत मार्जिन के रूप में रखकर ही बाकी की मुद्रा के स्वरूप में लोन देती है। तो इस तरह से दोस्तों ये भी मार्जिन की आवश्यकता भी अलग अलग वर्ग से अलग अलग होती है। जैसे खेती पे 10% मार्जिन ली जाती है, वही होम लोन पे 35% मार्जिन लेते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग होता है। तीसरा है ऋण की अधिकतम सीमा। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को अधिकतम कितने रुपए का लोन देना है, अधिकतम कितनी बार ऋण देना है, ये नीति नियम भी आरबीआई के द्वारा ही तय किए जाते हैं। वो आरबीआई की मौद्रिक नीति का गुणात्मक साधन है। किसी व्यक्ति को अगर उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, पिछला ऋण उसने जल्दी चुकता कर दिया, तो दूसरे ऋण में यानी कि दूसरी बार जब वो ऋण लेने के लिए आएगा तो ऋण की रकम भी बढ़ा दी जाती है, प्लस समय भी थोड़ा अधिक दिया जाता है। यदि हम बार बार ऋण ले रहे हैं, समय समय पर चुकता कर रहे हैं, तो हम कभी भी बैंक में जाएंगे तो भी हमें ऋण मिलेगा। वही अगर हमारा रिकॉर्ड बराबर नहीं है, हम ऋण तो लिए लेकिन ऋण का ईएमआई चुकाने में लेट कर रहे हैं, समय पर उनका प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर रहे, तो फिर हमें आरबीआई की ओर से ही प्रतिबंधित कर दिया जाता है, दूसरी बार हमें ऋण नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही दूसरी बार ऋण दिया जाएगा, सामान्य स्थितियों में दूसरी बार ऋण नहीं दिया जाएगा यदि पहले ऋण की भरपाई आपने व्यवस्थित
नहीं की हो तो। और नंबर 4, भेदभाव युक्त ब्याज की दर। अर्थतंत्र में प्रत्येक वर्ग अलग अलग उद्देश्य के लिए व्यापारिक बैंकों से लोन लेते हैं। आरबीआई भेदभाव युक्त ब्याज की दर के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाने की सुविधा व्यापारिक बैंक को देती है। प्रत्येक वर्ग से अलग अलग ब्याज की दर ली जाती है। जैसे आप 2 व्हीलर खरीदने के लिए लोन उठाते हो, ब्याज की दर अलग है। होम दर यानी कि होम घर खरीदने के लिए ब्याज की दर जो होती है वो अलग होती है। वही आपको यदि पर्सनल लोन उठाना है अपने निजी खर्चों के लिए तो उसके ऊपर भी ब्याज की दर जो है वो थोड़ी सी अलग लगती है। यानी कि प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग ब्याज की दर। खेती करने वालों के लिए ब्याज की दर कम रहती है, उद्योग करने वालों के लिए ब्याज की दर थोड़ी ज़्यादा, सेवा करने वाले लोगों के लिए ब्याज की दर उससे भी ज़्यादा। और अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग लोन लिए जाते हैं और उस प्रत्येक ऋण में ब्याज की दर भी अलग अलग रखी जाती है। उसे ही भेदभाव युक्त ब्याज की दर की नीति या फिर भेद बार की ब्याज की दर कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे 4। सबसे पहला सुरक्षा की आवश्यकता, मार्जिन की आवश्यकता, तीसरा ऋण की अधिकतम सीमा और चौथा भेद बार की ब्याज की दर। ये मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन।